दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट करवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कुमार गुप्त ने। चलिए इस ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ये जो थे 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बने थे। कब बने थे? ये 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बने थे। और ये गयासुद्दीन तुगलक, तो ये भी आप ध्यान करें रख लेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, और यह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। ठीक है, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। चलिए शेरशाह सूरी को देख लेते हैं। देखिए, जो शेरशाह सूरी थे वो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे। ठीक है ना, और शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किलों को जीतने के दौरान हुई थी। ठीक है ना, मृत्यु के समय 22 मई 1545 ईस्वी को इनके नाम का एक आग्नेयास्त्र भी उनके नाम पर रखा गया है, जो कि चल रहा है। ठीक है, उनके नाम पर आग्नेयास्त्र एक चलाया जा रहा है। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी ये ध्यान रखेंगे, 22 मई 1545 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के मैदान में। ठीक है, हल्दी घाटी के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अगर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो यह 15 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारस का शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? यह बताना है आपको। यह हो जाएगा बहमनी का। कहाँ का हो जाएगा? बहमनी का। ठीक है, बहमनी राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है विजयनगर। तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, हरिहरम बुक्का ने की थी। ये भी याद ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और पल्लव का, तो देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है, चलिए, और ये कार्तिकेय जो है, तो कार्तिकेय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अलबरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है, ये बताना है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी का। ठीक है, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के राजकाल का वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक बात और बता दें, इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। ठीक है, और तहकीक हिंद पुस्तक में उसने भारत का विवरण लिखा है, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए, यहाँ दिया है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज जो चौहान है, तो ये इसमें क्या हुआ था, देखिए, तराइन का प्रथम जो 1191 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें गोरी क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ब्रिटिश मैसूर। ठीक है, देखिए, टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में चतुर्थ ब्रिटिश मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो 17 मई 1799 ईस्वी में आर्थर बेलजली और टीपू के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें टीपू युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय ब्रिटिश मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ब्रिटिश मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1790 से लेकर और 92 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, यह बताना है आपको कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था। इसके सही आंसर बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी का नाम बताइए, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए। देखिए, जो भी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के जितने भी ये अध्यक्ष हुए, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बता देंगे। चलिए अभी इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 में। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, तो हुए थे 1887 में। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। और एक चीज़ और है, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो भी 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, ये 1886 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला अधिवेशन ये जो हुआ था, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, इस प्रश्न के अनुसार बदरुद्दीन तैयबजी का ये 1887 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यही खुद थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे 1887 में। ठीक है ना, जो कि ये मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और ये जो दूसरा जो हुआ था, ये हुआ था दूसरा अधिवेशन 1886 में। कहाँ पे हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ये आप ध्यान रखेंगे। कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन, कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में। इसको आप राइट डाउन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए, और ये कहा है 1888। तो 1888 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। 1888 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो चौथा अधिवेशन हुआ था।
ठीक है। और पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? सर्वोदय की मान्यता, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्न टू द लास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था शामिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यभक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं थे। और बाकी ये डांगे का पूरा नाम क्या है जो शामिल थे इसमें? तो इनका नाम था श्रीपाद अमृत डांगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम था पूरा, ये टाइटल दिया हुआ है श्रीपाद अमृत डांगे। और गुलाब हुसैन और एम.एन. राय ये लोग कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे, सत्यभक्त शामिल नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में संस्था दिया है, दूसरे में इसके संस्थापक हैं और इनका मिलान करना है। चलिए इसे हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह इसे देख पाए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। इसका जल्दी से आंसर बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा था युगांतर, युगांतर का क्या हो जाएगा आपका? वरिंद्रनाथ घोष, ठीक है। और नौजवान सभा का तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह। और भारतीय सुधार समिति के कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। और दलित उद्धार सभा के तो स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप, इसे जूम आउट कर देते हैं। इसमें भी कथन दिया हुआ है और वक्ता दिए हुए हैं, इनके दोनों के मिलान करना है। चलिए इसका आंसर बताना है आप लोग को। देखिए एक बार हम और जूम आउट कर देते हैं इसको ताकि आप लोग अच्छी तरह पढ़ पाएँ। हाँ अब शायद आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सूची 1 कथन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में आपका कथन दिया हुआ है और सूची 2 में वक्ता दिए हैं कि कहने ये किसने कहा है, यानी उसको हम वक्ता कहते हैं जिसके द्वारा कहा गया। तो दोनों का मिलान करना है। आप इस बार वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने, ठीक है। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल है, ठीक है, किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्या बच गया? इनकलाब जिंदाबाद, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह, ठीक है। किसने कहा था? तो भगत सिंह। अब डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है कि 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो 1940 में हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो कल 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का
विरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि सामाजिक न्याय विभाग ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नाको का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार, ये बताना है आपको। चारों ऑप्शनों को पढ़ लेंगे अच्छी तरह, वीडियो को पॉज करके, और इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। लेखा जारी करने यानी रिट, आपको सही आंसर बताना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, यह बताना है आपको। तो यह हो जाएगा आपका विधायी अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में से निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन विधेयक किसी सभा में लाया जा सकता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं हो सकता है, हम आपको बता दें, जो कि इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा को वह अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, ये बताना है आपको। सही आंसर, 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर का चुनाव करना है, राइट आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा, और राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का गठन किया गया है और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित, ठीक है, निहित यानी समाहित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 के अनुसार, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, इसका सही आंसर बताना है। क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की, केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, इसका सही आंसर बताना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, तो देखिए अभी जो वर्तमान में है जो इसके, तो कौन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। करेंट की क्वेश्चन है, यह है आपको रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, इसका सही आंसर करना है। आप चारों विकल्प के पढ़ लें अच्छी तरह से और इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और किस कारण चलती हैं, इसके सही आंसर बताना है, राइट आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरियोलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए ये हो जाता है कोरियोलिस शक्ति के कारण, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कोरियोलिस शक्ति के कारण चलती हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका दर कितना है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 51.80, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि हिंडबर्ग रेखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, हिंडबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित रेखा है? यह बताना है आपको। सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। कौन सी रेखा है? हिंडबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए, और आपको मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये हो जाएगा आपका मैगिनोट, ठीक है, मैगिनोट रेखा हो जाएगा। और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है यह बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मेन रहीम रेखा। कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा है। और फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक चीज और बता दें आपको कि देखिए 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है, बीच की सीमा रेखा है 38वीं समांतर रेखा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं फ्रांस और इटली के मध्य स्थित रेखा कौन सी है, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है, नीचे सूची 2 दिए हैं। कहता है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है और सबसे अधिक ठंडा ग्रह, लाल ग्रह, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए सबसे अधिक उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है? तो पहले क्या था? पहले बृहस्पति था। क्या था? पहले बृहस्पति था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? अब हो गया है शनि, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप याद कर लेंगे, शनि हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है जो कि शनि है, ठीक है। और सबसे अधिक ठंड ग्रह, ठीक है, ठंड ग्रह यानी उसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। अब उसको क्या कहा जाता है? बौना ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का आपका यम हो जाएगा। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह मंगल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह मंगल को, और भोर का तारा शुक्र को, ठीक है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे, आपको याद भी होगा तो एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए का 4 हमने करा दिया, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, इसके सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन कब चालू की गई, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 के मध्य दशक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हरित क्रांति शब्द का देखिए, आपको इसके बारे में कुछ बता दें कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। वर्ष 1966-67 में भारत में पहली बार हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ 1966 से 67 में हुआ था। इसे भी आप याद कर लेंगे, जो कि एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है कि नेपाल में संपन्न सैफ कप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर बताना है, राइट आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला हाल ही में किया गया है। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, यह बताना है। क्या है सर्वोत्तम उदाहरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपको कुछ आयकर के बारे में हम बता देते हैं, जो कि आपके मतलब याद रखेंगे तो बढ़िया है एग्जाम के व्यू से। देखिए आयकर निगम कर जो होता है, संपत्ति कर केंद्र सरकार द्वारा यह लगाया जाता है। ठीक है, और उत्पाद कर यह प्रत्यक्ष कर होता है, और बिक्री कर यह जो होता है यह प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा नीति का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सम विक्षेप बिंदु से आशय है, इसके सही आंसर बताना है आपको। सम विक्षेप बिंदु से, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न हानि हो रही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जोकोबस हेनरिकस। इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं देख पा रहे हैं आप लोग। जोकोबस हेनरिकस वेंटहाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैडम क्यूरी दिया हुआ है, तो यह मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1898 में। और रदरफोर्ड दिया है, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज 1919 में की थी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्रु गैस टीयर गैस है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रोलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑटोप्सी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऑटोप्सी ये हो गया, और बायोप्सी का प्रयोग जो होता है, ये जो दिया है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में बायोप्सी, तो बायोप्सी का प्रयोग कैंसर के रोकथाम में किया जाता है। ठीक है, और डायलिसिस का किडनी के क्षतिरक्षण या खराब होने पर खून को शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें उपकरणों को उबाला जाता है ताकि बैक्टीरिया और वायरस को खत्म किया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 41 का क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीरदेव गुलिया ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है, यह बताना है आपको। जल्दी से बताएं। तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणें से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। हम आपको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ लें। देख पा रहे हैं आप। कह है कि निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यह आपको बताना है। धरोन्तरी पुरस्कार यहाँ पे सूची 1 सूची 2 के साथ दिया है। ठीक है, चलिए आपको बताना है जल्दी से। इसका सही आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए धन्वंतरी पुरस्कार किस चीज में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और होमी जहांगीर भाभा तो यह परमाणु ऊर्जा।
ठीक है। और सी क्या कह रहा है, विक्रम साराभाई पुरस्कार, तो ये किस में दिया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में। और क्या बच गया आपका, बोरलॉग पुरस्कार, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, होमी भाभा पुरस्कार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान, और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। आपको याद होगा, अगर याद होगा तो आपका अभी रिवीजन हो गया होगा, ताकि आप एग्जाम में नहीं भूल पाएंगे, अच्छी तरह एग्जाम करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पल्लोमांजीन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था, पल्लोमांजीन। सही आंसर हो जाएगा बारबरा मैकक्लिंटोक। ठीक है, बारबरा मैकक्लिंटोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बारबरा मैकक्लिंटोक ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह, हाँ, कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है, तो ये हो जाएगा आपका शुष्क सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसलें हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना और कपास। ठीक है, देखिए नकदी फसलें गन्ना और कपास है। गन्ना, कपास, जूट, प्याज आदि क्या है, यह नकदी फसलें हैं। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसमें पैसों का आवागमन तुरंत हो। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सजायाफ्ता लोगों के स्थानांतरण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर हो जाएगा सोमालिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है यहाँ भी, और आप अच्छी तरह मिलान कर लें वीडियो को पॉज करके, और इसका सही से आंसर बताएं। देखिए एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो यह मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। और पीसीकल्चर किससे संबंध है, तो मछली पालन से। ठीक है, स्पर्मेलॉजी, ये इसका किससे साथ किया जाता है, तो बीजों का अनुकरण संबंधी अध्ययन। ठीक है, और पोडोलॉजी में किससे किया जाता है, तो मृदा संबंधी अध्ययन। ठीक है, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आपका, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, इसके सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा फंगस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इसको अच्छी तरह पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। ठीक है, यह रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है, कौन सा उर्वरक, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया फास्फेट। ठीक है, यह अम्लीयता को घटाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे, मधुशाला के रचयिता, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन थे। और देखिए इसमें दिया है रामधारी सिंह दिनकर, तो आपको बता दें कुरुक्षेत्र उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, क्या क्या, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। और यहाँ पे क्या है, प्रेमचंद्र, तो इन्होंने क्या लिखा है, गोदान, गबन और क्रमभूमि, रंगभूमि, ये भी आप याद रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना क्या है, कमायनी, जो कि काफ़ी फेमस है, आपको याद भी होगा, कमायनी, आंसू, लहर। ठीक है, ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है, इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश रेड्डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सेट क्या है, ये बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा भारत द्वारा हाल ही में परीक्षित एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यह बताना है आपको। इसका जल्दी से आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आपको 3 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, 3 मई को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण सिर का अम्लीय प्रकृति का होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए साइटिक अम्ल नींबू आंवला में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाही नामक सिक्का चलाया था, यह बताना आपको। इलाही नामक सिक्का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने इलाही नामक सिक्का चलाया और दीन इलाही धर्म जब्ती प्रणाली अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर द्वारा चलाए गए हैं। अकबर ने इलाही नामक सिक्का चलाया, दीन इलाही धर्म और जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा चलाया गया था, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवा रेड्डी को उनके काल संग्रह पक की ओलिगिलेते के लिए वर्ष 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वो किस भाषा के रचनाकार हैं, यह बताना है आपको। सही आंसर इसका, किस भाषा के रचनाकार हैं, तो है तेलुगु भाषा के रचनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न शील्ड युद्ध अभ्यास किस देश से संबंधित है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर किस देश से संबंधित है, तो है श्रीलंका से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वेदांत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषदों के लिए। ठीक है, किसके लिए, उपनिषदों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेदांत की संख्या कितनी है, अगर एग्जाम पूछता है तो वो है आपको 108। कितनी है, 108 है। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है, इसके सही आंसर बताना आप लोग को। यह हो जाता है 12 माह में तैयार। ठीक है, पूरे 1 साल लग जाते हैं इसको तैयार होने में। गन्ना का रोग का नाम रेड रोट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, गन्ना में कौन सा रोग लगता है, तो यह रेड रोट रोग लग जाता है उसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ताओं वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निर्देशक तत्वों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यह बताना है आप लोग को। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है, तो देखिए केंद्र सरकार सभी प्रकार की आपातकालीन लागू कर सकती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की व्यवस्था किया गया है, यह आपातकाल में, द्वितीय आपातकाल में लगाया जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति। और 356 जो है, 356 जो लगाया जाता है आपको संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर। ठीक है, 356 जब ये घोषित किया जाता है, 356 कब लगाया जाता है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और 360 जो हो जाएगा आपका आपातकाल के समय। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, ये भी आपातकाल ही है, लेकिन 352 में जो आपका हो जाएगा
बाह्य आक्रमण से संबंधित है। इसमें जो बाहरी आक्रमण होता है उसमें आपातकाल लगता है, तो ठीक है, यहाँ पे आपातकाल ही है, हम इसको गलत नहीं कर सकते हैं। तो यह बाहरी आप याद रखेंगे 352 जो हो गया युदेव बाह्य आक्रमण से संबंधित है, ये 352 अनुच्छेद, ठीक है। और 356 है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर, ठीक है। और ये सी नंबर जो ऑप्शन है आपका 360, ये कब होता है, वित्तीय आपातकाल व्यवस्था, ठीक है। तो यह उपयुक्त डी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति मतलब सभी प्रकार का आपातकाल लागू कर सकती है, ठीक है। 3 दिए गए हैं, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356, 360, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का पुरुष सिंगल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, और आपके स्कोर कितने आ रहे हैं ये भी बताइए प्लीज़। आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और ये बताइए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, पिछले सेट में कितने आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा लिन डैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, यह बताना है आपको। तो ये होती है आपको हिंद महासागर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल मैत्री पुल लेह लद्दाख की किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल मैत्री पुल लेह लद्दाख की किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको सही आंसर बताना है। किस नदी पर बनाया गया है, इसके सही आंसर ये हो जाएगा आपको सिंधु नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने हाल ही में डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है, ये बताना है आपको। किसको प्रदान किया गया, किसने मिला है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आप सभी को पता होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेसलिंग से है, ठीक है। किससे है? रेसलिंग से है। यहाँ अगर कुश्ती रहता तो कुश्ती भी हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? विशेष प्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा लिमोनाइट, ठीक है। लिमोनाइट कोई कोयला का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखिए कोयला का जो किस्म होता है एंथ्रासाइट जो होता है सरोज कोयला का किस्म है। उसके बाद होता है पीट, सबसे घटिया कोयला का किस्म होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं, आपको बता दें, एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। तो यह 4 प्रकार का होते हैं। तो इसमें कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है, तो ये लिमोनाइट नहीं है। देखिए लिग्नाइट होगा कोयले का प्रकार है, बिटुमेंस कोयले के प्रकार, और एंथ्रासाइट, ये तीनों कोयले के प्रकार हैं, जबकि ये लिमोनाइट नहीं है, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि जीके टेक जोन एक आपका परिवार है और आप एक इस परिवार के सदस्य हैं, उसके नाते आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, और यही मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा आपको देहरादून में है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड का राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक यहाँ देखिए जो दिल्ली है, चलिए इसके ऑप्शन के बारे में कुछ बता दें। दिल्ली को अरेलियों का शहर कहा जाता है, आपको ध्यान होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। दिल्ली को अरेलियों का शहर कहा जाता है, और शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान संस्थान है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए कह रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं?
सही आंसर हो जाएगा भू विक्षेपी पवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदत्त सर्वोच्च पुरस्कार है? यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं सही इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ये हो जाएगा गणित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। इसका सही आंसर हो जाएगा नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है, संसद का क्या नाम है इजराइल का? तो नेसेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है यह इसका क्या हो जाएगा? डेनमार्क के संसद का नाम है यह क्या? फोक्लेटिंग। ठीक है, फोल्केटिंग कहाँ का है यह संसद का नाम? तो ये हो जाएगा डेनमार्क का। फोल्केटिंग जो है आपके डेनमार्क के संसद का नाम है। चलिए, डाइट कहाँ का है? तो जापान के संसद का नाम है डाइट। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा नेशनल असेंबली। और ये किसका नाम है? पीपुल्स असेंबली। किसको कहते हैं कि कहाँ के संसद का है ये? तो हो जाएगा मिस्र के संसद का नाम। ध्यान दीजिएगा, पीपुल्स असेंबली मिस्र का संसद। नेसेट किसका हो जाएगा? इजराइल का। डाइट किसका है? तो जापान का। और डेनमार्क का क्या बोलते हैं? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फोक्लेटिंग। ठीक है, और पाकिस्तान के संसद का नाम पूछ दे तो वहाँ क्या लगेंगे? नेशनल असेंबली। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा गोवा के। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा 2019 के प्रथम सीटिंग में आए हुए क्वेश्चन है। ये पूछा गया था, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो देखे होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो आप 2019 का प्रथम सीटिंग का क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, हम जितनी ये आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको आप लोग जरूर एक बार तैयारी कर लें। अगर जो सीरियस छात्र हैं, जो एग्ज़ाम नहीं है निकालना है, जिनका लक्ष्य है एग्ज़ाम पता करना है, वो ज़रूर हमारे जितने सेट हैं वो सभी को कंप्लीट कर लें। और जो भी डिस्कशन कराएं है उसे आप अच्छी तरह सुनें और उसको मनन करें, याद करें। आपका पूरे उम्मीद के साथ कर सकते हैं कि निकल जाएगा। उसके अलावा भी हम इसमें विज्ञान के जो हम 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एग्ज़ाम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि खासकर जो पूछे जाएंगे, वो हम आप मतलब एक वीडियो उसके लेके आ रहे हैं, ताकि उस चीज़ को आप लोग को मदद मिलेगा काफ़ी। उसको अगर देख लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग के लिए मतलब उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, फायदा तो आप ही लोग का ज़्यादा होगा। तो अगर पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि लेसर जैसे नियोन लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समान आवृत्ति का, समान तरंगदैर्घ्य का और समान फलन का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, सिल्क सेल एमीनिया और थैलेसीमिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही कारण हैं, इसका आंसर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ये हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड के द्वारा क्या होता है? जीवाणु के द्वारा यह टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? तेज बुखार और सिर दर्द होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कहता है कि सुमेलित कीजिए, 1 और 2 को नीचे कूट दिए हैं, इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाए और जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ठीक है, अब कहता है ऋग्वेद, ये किससे संबंधित है? ईश्वर महिमा, इसमें पूजा पाठ किया जाता है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? बलिदान विधि। ठीक है, और सामवेद में संगीत, गीत संगीत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे जहां से अच्छा की रचयिता कौन है? हिंदुस्तान हमारा, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ये हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजकीय चिन्ह अशोक चक्र है। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है जो सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 24 आरियां यानी 24 लकीर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। मार्च 2019 में अमेरिका के टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित प्रोफेसर ब्रासिलो ग्लीसर किस देश के हैं? अच्छी तरह क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे आप। कह रहा है कि मार्च 2019 में अमेरिका के टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित प्रोफेसर ब्रासिलो ग्लीसर किस देश के हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा, कहाँ के थे वो? ब्राजील के थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा आप सभी को पता होगा, किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए ये त्यौहार तो वैसे सभी जगह मतलब मनाए जाते हैं, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में यह धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, वैसे ये बिहार में भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है, और धीरे धीरे अब अन्य राज्यों में भी अब यह फैल गया हो। अब लगभग सभी जगहों पे होती हैं। सभी जगह माँ दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और उनका पूजा किया जाता है। और हिंदू देवी देवताओं का वर्तमान प्रतिरूप गुप्त काल के अंतिम रूप से ही है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आजकल सभी जगह होते हैं पूजा माँ दुर्गा की प्रतिमा रख के दशहरे के समय। तो खास तौर पे इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान और कहीं नहीं रखिए, सिर्फ हमारे पास रखिए जब तक आप सेट बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सफलता हासिल करनी है और सफलता आप तभी हासिल करेंगे जब आपका निश्चय अटल होगा, आपका एकाग्र जो क्षमता है एक जगह होगा। ठीक है, तो एकाग्रता जिसे कहते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी चीज़ करने के लिए। आप जिस चीज़ में एकाग्र होकर काम करेंगे उसी में आप सक्सेस कर जाएंगे। ये प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहे हैं, आप नहीं तो एक अनुभव करके देखिएगा, काम करके देखिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। चलिए आगे बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि डिकेथलॉन क्या है? डिकेथलॉन क्या है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 आइटम की प्रतियोगिता है, कॉन्टेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ठीक है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? देखिए ये कल के सेट में हमने जिक्र किया था फिनिक्स के बारे में। ठीक है, तो यह फिनिक्स फॉर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है फिनिक्स फॉर्म? दक्षिण अफ्रीका में है। कल का सेट आप देखिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है ना, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रख लेंगे। और गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए वहां पे कार्य किए गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। एटी का डरबन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको हमने समझा भी दिया और कल के सेट में भी हम काफ़ी डिस्कस कराए थे, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा अगर देखे नहीं होंगे तो। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद
सारण, देखिए पहले ये सारण कमिश्नरी था जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, छपरा, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। और अभी जो सारण है वो छपरा के नाम से है। तो कह रहा है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह बताना है आपको। सही आंसर इसका ये हो जाएगा नौ प्रस्तर युग के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा यह बताना है आपको। यह है संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती हो, वो है घोटुल प्रथा, ठीक है ना। घोटुल प्रथा क्या है? जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में युवागिरी को घोटुल कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसी तरह मुंडा और उड़ाव में धुमकुड़िया का गतिमोड़ा कहा जाता है। मुंडा और उड़ाव में क्या कहा जाता है? घुमड़िया और गतिमोड़ा कहा जाता है। तो ये कहाँ पे रहते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संयुक्त आवास है जिसमें लड़की लड़कियां साथ साथ रहते हैं, उसको घोटुल प्रथा कहा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? इसका सही आंसर बताना है आपको। यह होती है शीत यानी जाड़े ऋतु में, ठीक है ना। भारी वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कब? शीत में यानी जाड़े के मौसम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि किशनगंज, ठीक है, जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? यह बताना है आपको। तो हो जाता है आपका उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका 92 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1970 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का 3 चरण रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। श्वेत क्रांति के कारण भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं उसे आप राइट डाउन कर लेंगे और एक बार उसका चिंतन मनन करेंगे और उसे आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? इसके सही आंसर बताना है। कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम कौन सा है? इसके सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन, ठीक है। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो यह जन गण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यह प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद कीजिएगा और याद भी रखिएगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था, ठीक है। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? कौन होता है? तो ऋणी, ठीक है। कौन होते हैं? ऋणी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? यह बताना आपको। एक्स किरण, वाई किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें, इनमें से आपका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाए आपको गामा किरणें का, ठीक है। गामा किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बता दें एक्स किरण की। तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। और गामा किरण की खोज बेकुरल ने किया था। इसकी आवृत्ति परिसर 10 के पावर 20 से 10 के पावर 12 हर्ट्ज होती है,
ठीक है। और औरक्त किरणें जो है इसके बारे में बता दें कि औरक्त किरणें की खोज हर्शोल ने किया। इसकी आवृत्ति परिसर है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 हर्ट्ज होती है, ठीक है। चलिए, तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यह हुआ था 2 जुलाई 1972 को। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है नीली हरी शैवाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से है, ठीक है। यह किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये थे आप लोग के बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 19, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इसमें कोई खर्च नहीं आता है, देखिए इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके इसमें 0 पैसे लगते हैं, ठीक है। और इसके बदले में हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और आपके जितने मित्र साथी दोस्त हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से, ताकि इस चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो भी आपका क्वेरी हो, कमेंट्स हो, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हम जरूर इसका जो भी है इसका सही आंसर बताने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे हमने भरसक पूरे सेट में कोशिश यही रहता है कि एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो, फिर भी बाय द वे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया हो तो हम इसको सुधार कर लेंगे। आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।